हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने गैसियस स्टेट चैप्टर के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका डीपीपी है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स फाइनल टच रिवीजन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर प्लॉट्स रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको कुछ प्लॉट्स दे रखे हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर प्लॉट्स हैं। ठीक है, एक साइड पे वॉल्यूम प्लॉट की गई है, एक साइड पे टेम्परेचर प्लॉट किया गया है। आपसे पूछा है कि 1 मोल आइडियल गैस अगर हम लेते हैं और 1 atm प्रेशर अगर हम रखते हैं तो कौन सा प्लॉट सही है। देखो, ये चीज हमारी अगर हम 273 केल्विन ले लें, 1 atm ले लें तो एसटीपी कंडीशंस हो गई। तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अगर एसटीपी कंडीशंस पे रखते हैं तो उसकी वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4। तो 273 पे 22.4 आनी चाहिए। तो ये ऑप्शन तो अभी तक सही लग रहा है। सिमिलरली ये ऑप्शन सही लग रहा है, ये ऑप्शन भी सही लग रहा है और ये ऑप्शन भी सही लग रहा है। 273 पे 22.4 लीटर होती है 1 मोल आइडियल गैस की वॉल्यूम 1 atm पे एसटीपी कंडीशंस पे। ये हमने मोल कंसेप्ट में फॉर्मूला किया था कि 1 मोल इज 22.4 लीटर एट एसटीपी कंडीशंस। अब हमें क्या देखना है कि भी जब हम टेम्परेचर 373 कर देंगे तब वॉल्यूम कितनी आएगी। ठीक है, तो ये चीज हमें चेक करनी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, पहली कंडीशन क्या है कि भी एसटीपी कंडीशंस है। एसटीपी कंडीशंस का मतलब क्या है कि टेम्परेचर है हमारा 273 केल्विन, प्रेशर है 1 atm और वॉल्यूम हमें पता है एसटीपी पे कितनी होती है, 22.4 लीटर। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, 373 केल्विन कर दिया। टेम्परेचर 373 केल्विन कर दिया, प्रेशर अभी भी 1 atm ही है। अब वॉल्यूम कितनी होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रखा गया, ये हम कह सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT फॉर 1 मोल। n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, n 1 होगा तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी PV इज इक्वल टू RT। इसको हम केस 1 बोल देते हैं, इसको हम केस 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर हम केस 1 के लिए ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं, प्रेशर है हमारा 1 atm, वॉल्यूम 22.4 लीटर थी। ठीक है, मोल्स तो 1 हो ही चुके हैं, R एक कांस्टेंट है और टेम्परेचर रखा हुआ था 273। सिमिलर इक्वेशन अगर हम अप्लाई करें इन द केस 2 तो प्रेशर कितना है, अगेन 1 atm, वॉल्यूम इस केस में मुझे निकालनी है, R कांस्टेंट है, वैल्यू सेम रहेगी, टेम्परेचर कर दिया है 373। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो R से R गया। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे मेरे पास V आ जाएगा। V कितना आएगा, 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 373 अपॉन 273। ठीक है, तो ये अपने V की वैल्यू आएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास आएगा 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 373 होल डिवाइडेड बाय 273। तो ये बन रहा है 30.6। तो मतलब अगर हम टेम्परेचर कर दें 373 केल्विन, प्रेशर 1 atm ही रखें तो वॉल्यूम आनी चाहिए 30.6। अब देख लेते हैं कि किस ग्राफ में 30.6 दे रखा है। तो देखो, अगर हम अपना ए पार्ट चेक करें तो 36.8 दे रखा है, ये नहीं मैच हो रहा। 26.8 ये भी नहीं। 273 पे 22.4, 373 पे 30.6, तो ये अपना आंसर सही रहेगा। तो इसका मतलब सी पार्ट विल बी द करेक्ट ग्राफ। कोई डाउट? ठीक है, चलो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें है, द वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ्स। अब आपको कुछ वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ्स दे रखे हैं और आपसे पूछा है प्रेशर का ऑर्डर। ऐसा करते हैं, इसको अपने बोर्ड पे कॉपी करते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं। देखो, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं, उन ग्राफ्स में आपको बताना है कि प्रेशर का ऑर्डर क्या रहेगा। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बेस्ट वे आउट ये होता है कि आप या तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो या वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो। मैं यहाँ पे टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट करता हूँ तो मैं एक लाइन खींच देता हूँ। लाइन खींच दी मतलब इस टेम्परेचर पे मैं बात करने वाला हूँ। अब अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर चुका हूँ तो देखो, जब मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो उस पे ये वाले की वॉल्यूम कितनी थी, V1। तो ये प्रेशर किसका था, देखो ये जो लाइन है ये 1 की थी, लाइन 1 की थी। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम वाली टर्म आएगी ये भी 1 की आएगी, तो यहाँ पे वॉल्यूम आएगी V1। सिमिलरली एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ये जो वॉल्यूम आएगी ये किसकी आएगी, V3।
और सिमिलरली यहाँ पे जो मुझे वॉल्यूम मिलेगी वो किसकी मिलेगी, V2 की। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि V2 इज ग्रेटर देन V3 विच इज ग्रेटर देन V1। ठीक है, तो हमें एक चीज और पता है बॉयल्स लॉ से कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर V2 सबसे ज्यादा है तो P2 सबसे कम रहेगा। ठीक है, V2 सबसे ज्यादा है तो P2 सबसे कम रहेगा, फॉलोड बाय P3 फॉलोड बाय P1। नो डाउट, P2 P3 P1। तो C पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान सा है। देखो सिंपल, दोबारा से समझो एक बार। किया क्या है, एक लाइन प्लॉट, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, एक लाइन खींच दी है, वहां पे हमने प्रेशर नोट्स किए। यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा P1, तो ये P1 का प्लॉट था, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगी, क्योंकि ये वॉल्यूम एक्सिस है, तो यहाँ पे ये V1 आ गई, ये V3 आ गई और ये V2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देखा कि V2 इज ग्रेटर देन V3 विच इज ग्रेटर देन V1। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो P1 सबसे बड़ा रहेगा। अच्छा, P1 सबसे बड़ा रहेगा तो A पार्ट मैच होगा आपका। ठीक है, P1 सबसे बड़ा, फॉलोड बाय P3 फॉलोड बाय P2। कोई डाउट? क्लियर हो गया ये सेकंड क्वेश्चन? ठीक है, चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा है कि द इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इफ A एंड B आर गिवन बिलो। तो आपको A दे रखा है 0.244, A दे रखा है 0.244 और B कितना दे रखा है, B इज 0.027, B दे रखा है 0.027। आपसे पूछा इन्वर्जन टेम्परेचर, सिंपल सा है, इन्वर्जन टेम्परेचर होता है 2A/RB। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो A और B के यूनिट्स हैं वो क्या है, लीटर, एटमॉस्फेयर और मोल्स। ठीक है, मतलब जो R है वो हमें क्या लेना पड़ेगा, 0.0821। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके यूनिट्स भी क्या होते हैं, लीटर, एटमॉस्फेयर, पर केल्विन, पर मोल। तो हमने जो A और B लिया था उसमें वॉल्यूम के यूनिट्स लीटर थे, प्रेशर के एटमॉस्फेयर थे और मोल्स दिया हुआ। ठीक है, तो हमें यूनिट्स का थोड़ा ध्यान में रखना है, तो R की वैल्यू ये लेनी है। अब A और B की वैल्यूज आपको गिवन है, वैल्यूज पुट कर दो, 0.224244 अपॉन R 0.0821 और B आ जाएगा 0.027। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.244 डिवाइडेड बाय 0.0821 होल डिवाइडेड बाय 0.027। तो ये आएगा 220.14। ठीक है, तो 220.14, इसका मतलब ये बन गया बी पार्ट आपका आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो थर्ड का बी पार्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आपको कहा है कि टेम्परेचर आपने रेज कर दिया है फ्रॉम 27 डिग्री टू 927 डिग्री, आरएमएस पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो 27 से हमने कहाँ लेके गए, 927 डिग्री। ठीक है, पहले टेम्परेचर था 27 डिग्री, अब टेम्परेचर कर दिया 927 डिग्री। ठीक है, आरएमएस पे क्या इफेक्ट आएगा ये आपसे पूछा है। देखो जितनी भी स्पीड्स होती हैं, चाहे वो आरएमएस स्पीड है, चाहे वो एवरेज स्पीड है, चाहे वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ठीक है, और ये सब की सब स्पीड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के। ये चीज हमने पढ़ी है कि ये जो एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इन सबके फॉर्मूलाज पढ़े हैं, 8RT/m, 2RT/m, 3RT/m। तो RT/m होल अंडर द रूट होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी एट 927 डिग्री अपॉन वेलोसिटी एट 27 डिग्री, दिस इज इक्वल टू टेम्परेचर एट 927 डिग्री अपॉन टेम्परेचर एट 27 डिग्री। अब यहाँ पे बच्चे गलती कहाँ करेंगे, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ही पुट कर देंगे, जबकि मैंने आपको सिखाया है कि ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना है। तो 927 प्लस 20 कितना, 273। ठीक है, सिमिलरली 27 प्लस 273। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो करेक्ट आंसर आएगा आपके पास। तो ये बन जाएगा आपका, देखो 927 प्लस 273, ये हो गया 1200 और ये बन जाएगा आपका 300। ठीक है, तो 2, तो मतलब वेलोसिटी एट 927 डिग्री इज 2 टाइम्स द वेलोसिटी एट 27 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही ध्यान में रखने वाली बात थी कि टेम्परेचर आपको केल्विन्स में पुट करना है। अगर आपने डिग्री सेल्सियस में पुट किया तो आंसर कुछ और आएगा और वो ऑप्शन में गिवन भी होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से।
ये आंसर है, आंसर मैच कर लो तो दिस विल बी डबल डी पार्ट। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फिफ्थ में है इक्वल मासेस ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री। मीथेन और ऑक्सीजन मिक्स किया है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑक्सीजन। तो आपसे पूछा है फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन, मतलब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल प्रेशर, ये चीज आपसे पूछी है। फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, फ्रैक्शन मतलब डिवाइड करना है टोटल प्रेशर से, और निकालना क्या है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, ये आपको निकालना है फाइनली। ठीक है, और आपने मिक्सचर लिया है ऑक्सीजन एंड मीथेन का, इक्वल मासेस। देखो यहाँ पे मुझे डाल्टन्स लॉ की याद आ जाती है। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, और मुझे निकालना है PO2 बाई PT। तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन के बराबर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में क्या क्या आएगा, ऑक्सीजन के मोल्स एंड मीथेन के मोल्स। और मोल्स कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेंगे, गिवन मास में W ले लेता हूँ अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 डिवाइडेड बाय गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास प्लस गिवन मास ऑफ मीथेन, ये भी W लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वल मासेस हैं। अगर आपने ऑक्सीजन का W ले लिया है तो मीथेन का भी क्या लेना पड़ेगा, W, और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 16। तो W कॉमन लेके यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो W यहाँ पे कॉमन लेके कैंसिल हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो ये बनेगा 1/32 मल्टीप्लाइड बाई 32 अपॉन 3। ठीक है, तो 1:3, ये आपका आंसर आएगा। तो 1:3 डी पार्ट अगेन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम 6th क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 6th क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट 50 केल्विन एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन एट 800 केल्विन। तो हमें रेशियो लेना है ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स। ठीक है, हाइड्रोजन एट 50 केल्विन, हाइड्रोजन हमने लिया है एट 50 केल्विन, और साथ में ही हमने लिया है ऑक्सीजन एट 800 केल्विन, O2 लिया है एट 800 केल्विन। तो देखो जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3RT/m। ठीक है, वेयर m इज द मॉलिक्यूलर मास। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, दिस विल बी इक्वल टू √3R, और हाइड्रोजन के केस में टेम्परेचर कितना है 50 केल्विन, और मॉलिक्यूलर मास होता है इसका 2 अपॉन ऑक्सीजन की अगर हम बात करें 3R, टेम्परेचर हमने लेना है 800 अपॉन 32 क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 32। तो जब हम इसमें सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं तो 3R से 3R गया। ठीक है, 3R से 3R गया और ये बन जाएगा अपना √50/2 मतलब 25 अपॉन ये बनेगा 800 इंटू 32 होल अंडर द रूट, ये पूरा अंडर द रूट। ठीक है, तो जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा, ये 32 से चला जाएगा, 32 1 हो जाएगा, तो मतलब √1 1 होता है। तो VRMS ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू VRMS ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। रेशियो आ रही है हमारी 1, सी पार्ट इक्वल आ रही है। ठीक है, 7th क्वेश्चन में है कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन 10 लीटर सिलेंडर विच कंटेन्स, टोटल प्रेशर निकालना है इन 10 लीटर सिलेंडर। ठीक है, जूम आउट कर लेते हैं। टोटल प्रेशर आपको निकालना है, वॉल्यूम आपको गिवन है 10 लीटर, और इसमें आपको क्या क्या गिवन है, 0.4 ग्राम हीलियम। तो 0.4 ग्राम हीलियम आपको दे रखा है, साथ ही साथ आपको दे रखा है 1.6 ग्राम ऑक्सीजन। तो 1.6 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है, और इसके साथ में आपको दे रखा है, जस्ट अ मिनट, इसी के साथ आपको दे रखा है 1.4 ग्राम नाइट्रोजन एट 27 डिग्री, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन एट 27 डिग्री। तो सिंपल सा है, देखो टोटल प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम कितनी है 10 लीटर में, PV इज इक्वल टू NRT लगा रहा हूं। अगर प्रेशर टोटल निकालना है तो मोल्स भी मुझे टोटल लेने पड़ेंगे,
टोटल मोल्स का मतलब जितने भी गैसेज हैं उन सबके मोल्स, तो मतलब मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। आर की वैल्यू मुझे पता है, मेरा कांस्टेंट है। टेम्परेचर मैं पुट कर दूंगा 27 मतलब 300 केल्विन। ठीक है, तो मेन बात मोल्स की है, मोल्स निकाल देते हैं, साथ में पुट भी कर देते हैं। तो मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, तो 0.4/4 प्लस ऑक्सीजन के लिए 1.6/32 प्लस 1.4/28। ठीक है, आर की वैल्यू मुझे पता है 0.0821 इंटू 300। ठीक है, तो टोटल प्रेशर मुझे निकालना है, दिस विल बी 0.1 प्लस ये बन जाएगा आपका 0.01, 1.6 डिवाइडेड बाय 32, 0.05। ठीक है, 0.05 और वो भी अगले वाला टर्म भी 0.05 बन जाएगा। यहाँ पे 10 से अभी मैं यही रहने देता हूँ इसको, इंटू 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 300। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल प्रेशर आपका निकल आएगा, देखो 0.1 प्लस 0.1 0.2 हो गया, 0.2 इंटू 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइड, मतलब मैंने 10 को कैंसिल कर दिया पहले, तो आपका जो यहाँ पे सॉल्व करके आंसर आ रहा है 0.4926 ATM। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं 0.4926 ATM, तो ए पार्ट 0.492। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉटल ऑफ ड्राई अमोनिया एंड अ ड्राई HCl connected through a long tube are opened simultaneously. At both ends white ammonium chloride ring formed. ठीक है, कहीं पे simultaneously at both ends the white ammonium chloride ring first formed will be। ठीक है, आपसे पूछा जो अमोनियम क्लोराइड बना वो कहाँ बनेगा, एट द सेंटर बनेगा, नियर HCl बॉटल बनेगा, नियर अमोनिया की बॉटल बनेगा, थ्रू आउट द लेंथ बनता ही जाएगा, हमेशा बनेगा ही बनेगा। देखो हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं, क्लास में भी कराया हुआ है आपको ये सेम क्वेश्चन। देखो हमने एक ट्यूब ले ली, ठीक है, एक ट्यूब ले ली है, एक एंड पे मैंने HCl ओपन कर दिया है, एक एंड पे मैंने अमोनिया की बॉटल ओपन कर दी। होगा क्या, यहाँ से अमोनिया पास करेगा, यहाँ पे HCl पास करेगा, दोनों कहीं पे मीट करेंगे, मुझे नहीं पता वो कहाँ मीट कर रहे हैं, एज्यूमिंग ये पॉइंट ऑफ मीट है, यहाँ पे दोनों गैसेस मीट करेंगे। ठीक है, जब वो मीट करेंगी तो एक रिएक्शन होगी, अमोनिया प्लस HCl गिव्स अमोनियम क्लोराइड। इसकी डेंस व्हाइट फ्यूम्स आपको देखने को मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जहां पे ये मीट कर रही हैं वो पॉइंट नियर अमोनिया है, नियर HCl है, बीच में कहीं पे है, या रिएक्शन पूरी ट्यूब में हो रही है, पूरी ट्यूब में तो होगी नहीं, तो डी पार्ट तो गलत ही हो गया क्योंकि कहीं तो मीट करेंगे ये दोनों गैसेस, तो हमें वो पॉइंट देखना है कि वो कहाँ पे है। ठीक है, एज्यूमिंग टोटल लेंथ ऑफ दिस ट्यूब डी L, मान लेते हैं ये पूरी लेंथ इसकी L है। ठीक है, और HCl गैस ने इस, अगर मैं P पॉइंट पे मानता हूँ कि मीट किया, तो HCl गैस ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया एज्यूमिंग x। ठीक है, तो ये जो गैस है ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी L-x। तो अब मुझे ये देखना है कि डिस्टेंस ट्रांसवर्स किसका ज्यादा है, x ज्यादा है या L-x ज्यादा है। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रांसवर्स कहाँ से आएगा, ग्राहम्स लॉ से। ग्राहम्स लॉ क्या कहता है कि भी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया, दिस इज अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl। तो दिस विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया 17 और ये होता है 36.5। ठीक है, तो 17 डिवाइडेड बाय 36.5 विच इज 0.46। 0.46 का अंडर रूट हमें लेना है, तो लेट मी कैलकुलेट फर्स्ट। 0.46 होल रेज टू पावर 1/2, 0.68। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 0.682 आ जाएगा। ठीक है, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, वॉल्यूम, रेट क्या होता है, डिस्टेंस, कितनी स्पीड पे चल रहा है। ठीक है, कितनी स्पीड पे चल रहा है इसका मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय HCl अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया इज इक्वल टू 0.682।
या मैं ये कह सकता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय HCl इज 0.682 टाइम्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया। यहां से मुझे पता चल जाता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया विल बी मोर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय HCl। तो जो अमोनिया है उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो मतलब HCl के पास कहीं पे फ्यूम्स बनेगी, तो मतलब पॉइंट P विल बी नियर द HCl। डिस्टेंस HCl ने कम ट्रेवल किया है तो HCl के पास में ही कहीं पे फ्यूम्स बन रही होंगी। तो हमारा आंसर आएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय HCl विल बी लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ अमोनिया। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है द RMS वेलोसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट टेम्परेचर T इज x सेंटीमीटर पर सेकंड। एट व्हाट टेम्परेचर इन केल्विन द RMS वेलोसिटी ऑफ निट्रस ऑक्साइड विल बी 4x सेंटीमीटर पर सेकंड। निट्रस ऑक्साइड होता है हमारा N2O, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं गिवन, बस एक वही है, बाकी तो नॉर्मल वैल्यू सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो निट्रस ऑक्साइड होता है N2O। ठीक है, द रूट मीन वेलोसिटी ऑफ CO2 इज x। चलो देखो, VRMS दे रखी है, CO2 की कह रहा है कि भाई एट अ टेम्परेचर T केल्विन इज x सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब निट्रस ऑक्साइड की RMS की बात चल रही है कि टेम्परेचर बताओ इन केल्विन्स। ठीक है, और वेलोसिटी हो जानी चाहिए 4x सेंटीमीटर पर सेकंड, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं। देखो RMS का फॉर्मूला अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, क्या होता है √3RT/m। तो मैं दो बार अप्लाई करता हूँ, एक बार मैं RMS निकालता हूँ किसका, CO2 का। तो VRMS ऑफ CO2 दिस विल बी इक्वल टू √3R, टेम्परेचर हमने लिया हुआ है T अपॉन M। CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है आपका 12 + 32 44 आ जाएगा। सिमिलरली मैं एक बार निकाल लेता हूँ VRMS ऑफ N2O निट्रस ऑक्साइड। तो VRMS ऑफ N2O दिस विल बी इक्वल टू होल अंडर द रूट 3R, टेम्परेचर अब मुझे निकालना है तो मैं इसको T डैश बोल देता हूँ, मुझे T डैश निकालना है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इसका हो जाएगा 28 + 16, तो दिस विल बी 44 अगेन। ठीक है, तो जब आप इसका रेशो लेंगे, ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। देखो 3R से 3R गया पहले, तो 44 से 44 गया। तो VRMS ऑफ CO2 ये था x, और निट्रस ऑक्साइड के लिए हमें चाहिए 4x। दिस विल बी इक्वल टू √T अपॉन T डैश। ठीक है, तो x से x गया, तो हम ऐसा करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, तो 1/16 दिस विल बी इक्वल टू T बाई T डैश। तो T डैश कितना आएगा, 16 टाइम्स T, तो 16T केल्विन पे ये पॉसिबिलिटी है जो क्वेश्चन में पूछी है, तो A पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं। अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस A एंड B इन द मोल रेशियो 2:3। ठीक है, इसको साथ साथ लिखते चलते हैं। तो आपको दो गैसेस दे रखी है A एंड B, और मोल रेशियो दे रखी है, मोल्स ऑफ A एंड मोल्स ऑफ B की रेशियो आपको दे रखी है, दिस इज 2:3। ठीक है, उसके बाद दे रखा है इट इज कैप्ड इन अ 2 लीटर वेसल, वॉल्यूम ऑफ द वेसल दे रखी है 2 लीटर। अ सेकंड 3 लीटर वेसल हैज द सेम टू गैसेस। अ सेकंड 3 लीटर वेसल, एक और वेसल ले ली है 3 लीटर की। ठीक है, हैज द सेम टू गैसेस A एंड B इन द मोल रेशियो 3:5। तो सेम गैसेस हैं, बट यहाँ पे मोल रेशियो कितनी है, 3:5। ठीक है, अब देखो बोथ द गैसेस हैव द सेम टेम्परेचर एंड द सेम टोटल प्रेशर। ठीक है, बोथ द गैसेस गैसियस मिक्सचर हैव द सेम टेम्परेचर एंड सेम टोटल प्रेशर। तो मतलब अगर यहाँ टेम्परेचर T है तो यहाँ पे भी टेम्परेचर T है, अगर यहाँ टोटल प्रेशर PT है, यहाँ पे भी टोटल प्रेशर कितना आएगा, PT आएगा। ठीक है, they are allowed to intermix and the final temperature of the and the total pressure of the mixture are same as that of initial। अब हमने मिक्स कर दिया, और मिक्सिंग के बाद भी फाइनल टेम्परेचर T ही रहेगा। फाइनल आफ्टर मिक्सिंग जो फाइनल टेम्परेचर है दैट विल बी T, एंड फाइनल प्रेशर दैट विल बी PT मिक्सिंग के बाद भी।
ठीक है, इनिशियल वैल्यूज। फाइंड द फाइनल वॉल्यूम बीइंग 5 लीटर। हाँ, फाइनल वॉल्यूम जो है वो 5 लीटर्स कर दी गई है, ठीक है। गिवन दैट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए एंड बी आर Ma and Mb रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मीन मोलर मास ऑफ द फाइनल मिक्सचर। आपसे पूछा है फाइंड द मीन मोलर मास, मीन मोलर मास ऑफ फाइनल मिक्सचर। देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से, एक डायग्रामेटिकली इसको बना के देखते हैं। हमारे पास एक वॉल्यूम 2 लीटर की वेसल है, ये कोई 2 लीटर की वेसल है, इसके अंदर हमने ए और बी डाल दिया और मोल रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:3। सिमिलरली एक और वेसल है, सेकेंड वेसल, इसकी वॉल्यूम आपको दे रखी है 3 लीटर्स। इसके अंदर भी सेम गैसेस हैं ए एंड बी, एंड मोल रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:5, ठीक है। और इसको हम Na-Nb- ले लेते हैं, क्योंकि Na और Nb हमने यहाँ पे पहले ही ले लिए, ठीक है। तो हमने अब क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स करके एक नया कंटेनर में डाल दिया। उस नए कंटेनर की वॉल्यूम आपको दे रखी है 5 लीटर, ठीक है। नए कंटेनर की जो वॉल्यूम है वो आपको दे रखी है 5 लीटर, और आपको ये प्रोवाइड किया गया है कि इसके अंदर Na भी है, Nb भी है जो पहले वाले बीकर में था, और साथ ही साथ Na- भी है और Nb- भी है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर T है, प्रेशर इसका P है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर T था, प्रेशर P था, यहाँ पे भी टेम्परेचर T है और प्रेशर P है। अब आपसे मीन मॉलिक्यूलर मास पूछे, मीन मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल, ठीक है। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो फाइनल मिक्सचर है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फाइनल मिक्सचर में Na मोल्स हैं, Nb मोल्स हैं, प्लस Na- मोल्स हैं, प्लस Nb- मोल्स हैं, ठीक है। इन सब मोल्स का टोटल मास कितना आएगा, मोल्स का मास निकालना है तो मास कैसे निकालते हैं, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ A प्लस Nb इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ B प्लस Na- मोल्स अलग हुए लेकिन गैस की टाइप तो सेम है, तो मॉलिक्यूलर मास तो A का ही लगेगा, प्लस मोल्स ऑफ B मतलब Nb- इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। तो इसका टोटल मास ये आएगा, इतने मोल्स का टोटल मास ये आएगा। कैसे निकाला कि भी Na मोल्स का मास कितना होगा, Na इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, फिर Nb मोल्स का मास कितना होगा, Nb इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, सिमिलरली Na- का कितना होगा और Nb- का कितना होगा। तो इस पूरे मिक्सचर का मास मैंने निकाल लिया। मोलर मास होता है 1 मोल मिक्सचर का मास, तो मीन मोलर मास कह लो या मोलर मास कह लो, वो होता है 1 मोल का मास। तो 1 मोल का मास कैसे निकालोगे, इतने मोल्स का मास इतना है तो 1 मोल का कितना होगा, डिवाइड कर दो। तो Na इंटू Ma प्लस Nb इंटू Mb प्लस Na- इंटू Ma प्लस Nb- इंटू Mb होल डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Na- प्लस Nb। मतलब ये वैल्यू आपको निकालनी है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं Ma को कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो ये बन जाएगा Na प्लस Na- इंटू Ma प्लस, सिमिलरली Mb कॉमन ले लेता हूं, Nb प्लस Nb- इंटू Mb होल डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Na- प्लस Nb। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे भी प्रेशर P है, यहाँ पे भी प्रेशर P है। मैं पहले इस को केस 1 बोल देता हूँ, इसको केस 2 बोल देता हूँ। केस 1 पे अपनी आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूँ। अगर मैं केस 1 पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूँ तो PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर P है, वॉल्यूम इज 2 लीटर, 2 लीटर वेसल गिवन थी आपको ये, ठीक है। हाँ, और
PV इज N, इसके अंदर मोल्स क्या क्या है, मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B इंटू R इंटू टेम्परेचर T। ठीक है, अब केस 2 के लिए अगर मैं ये इक्वेशन लगाऊं, केस 2 में प्रेशर तो P ही है लेकिन वॉल्यूम 3 लीटर कर दी है। अब मोल रेशियो चेंज हो रखी है तो मैं Na डैश और Nb डैश लिया हुआ है प्लस RT इंटू RT। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, या ये कह लो, हाँ डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। RT से RT गया, P से P गया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई मेरा Na प्लस Nb अपॉन Na डैश प्लस Nb डैश, दिस इज इक्वल टू 2/3। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और हमें दे रखा है कि भाई अगर हम Na और Nb का रेशियो लें तो वो 2:3 है। हमें साथ में ये स्टेटमेंट दे रखी है कि अगर हम Na और Nb का रेशियो लें तो वो 2/3 रहेगा। सिमिलरली अगर हम रेशियो लें Na डैश और Nb डैश का, वो 3:5 है। Na डैश और Nb डैश 3:5 रहेगा। ये साथ में आपको प्रोवाइड किया गया, तो मतलब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि Na is 2/3 times Nb, similarly Na dash is 3/5 times Nb dash। ठीक है, तो मैं ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूँ। तो Na को मैंने पुट कर दिया 2/3 times Nb और प्लस Nb डिवाइडेड बाय Na डैश को मैंने पुट कर दिया 3/5 टाइम्स Nb डैश प्लस Nb डैश, दिस इज 2/3। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये बन जाएगा अपना 5Nb अपॉन 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8Nb डैश, दिस इज 2/3। तो मतलब यहां से मेरे पास एक चीज आ गई कि भाई 25Nb अपॉन 24Nb डैश, दिस इज 2/3। तो अगर मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व करूं तो 3, 8, 24, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि भाई जो मेरा Nb अपॉन Nb डैश है, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई, हमारे पास Nb अपॉन Nb डैश, ये बन जाएगा आपका 16/25। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करना शुरू करते हैं। Na प्लस Na डैश, तो Na प्लस Na डैश चाहिए था, मैं सब कुछ Nb और Nb डैश की टर्म्स में लेके जाने की कोशिश करता हूँ पहले, क्योंकि मेरे पास Nb और Nb डैश का रेशियो आ चुका है। तो मैं Na हटाने की कोशिश करता हूँ और Na डैश हटाने की कोशिश करता हूँ। तो Na की जगह मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2/3 टाइम्स Nb। हमें जो आंसर निकालना है वो फाइनली किस टर्म्स में निकालना है, Ma और Nb में, तो मुझे Na Nb सब कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, बस मैथ्स ही है यहाँ पे और कुछ नहीं है इस इक्वेशन में। तो मैंने यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दी Na की प्लस Na डैश, मैं सब कुछ Na डैश को भी मैं पुट कर देता हूँ 3/5 टाइम्स Nb डैश। मैं सब कुछ Nb डैश और Nb की टर्म्स में लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास वहां पे उसकी रेशियो है, तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा वहां पे। तो 3/5 टाइम्स Nb डैश इंटू Ma प्लस Nb प्लस Nb डैश इंटू Nb। ठीक है, दिस इज होल डिवाइडेड बाय Na को मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पे 2/3 टाइम्स Na, Nb, Na is 2/3 टाइम्स Nb प्लस Nb प्लस Na डैश को फिर से मैं लिख सकता हूँ 3/5 टाइम्स Nb डैश प्लस Nb डैश। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहां से अब हमने बनाया था कि Nb अपॉन Nb डैश, तो मैं यहाँ से Nb की टर्म्स में सब कुछ ले जाता हूँ। तो Nb इज 16/25 टाइम्स Nb डैश, तो Nb की वैल्यू पुट कर देता हूँ 16/25 टाइम्स Nb डैश, 16/5 टाइम्स। मैंने ये निकाल दिया कि Nb इज 16/25 टाइम्स Nb डैश, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो 2/3 इंटू 16/25 टाइम्स Nb डैश प्लस 3/5 टाइम्स Nb डैश होल Ma
plus NB is 16 by 25 times NB dash plus NB dash whole MB whole divided by, फिर से NB को मैं NB dash पुट करूंगा तो 2 by 3 times 16 by 25 times NB dash प्लस यहाँ पे हमारे पास रहेगा 16 by 25 times NB dash प्लस 3 by 5 times NB dash प्लस NB dash। तो यहाँ से सब NB dash कॉमन आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, सिमिलरली यहाँ से कॉमन आ जाएगा NB dash और कैंसिल हो गया। बस अब तो सॉल्व करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से सॉल्व करते हैं इसको, बहुत लंबी सी कैलकुलेशन है। तो ये आपका बन जाएगा, देखो यहाँ पे 32 divided by 75, 32 divided by 75 plus 3 by 5 whole MA plus 16 by 25 plus 1 whole MB. This is divided by 32 by 75 again plus 16 by 25 plus 3 by 5 plus 1। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा, आपको इसको रेशियो लेना पड़ेगा। तो नेट हमें सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल बिल्कुल पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो 1575 divided by 5 which comes out to be 15 into 3 45 plus 32 45 plus 32 77। तो ये बन जाएगा 77 MA अपॉन 75 प्लस ये बन जाएगा 16 plus 25 16 plus 25 41 अपॉन 25 MB होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 75 का आप रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लिया 75, तो ये बन जाएगा 32 प्लस 3 into 16 which is 48 प्लस आपका ये रहेगा 75 divided by 5 which is 15 into 3 again 45 प्लस 75। ठीक है, तो ऊपर भी मैं सिमिलरली 75 का एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 77 MA प्लस 41 into 3 123 MB होल डिवाइडेड बाय 32 plus 48 32 plus 48 plus 45 plus 75 200 अपॉन 75। ये 75 से 75 गया, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 77 MA प्लस 123 MB अपॉन 200। मैच कर लेते हैं 77 बी पार्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था लेकिन बी पार्ट फाइनली मैच हो गया है। दोबारा से एक बार इसको ऐसा करो, रिवाइंड करो पूरी वीडियो को और ध्यान से एक बार समझो, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सिंपल सा अगर हम गो थ्रू करें तो हमने किया क्या है, एक बार दोबारा से समझा देता हूँ आपको। देखो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि आपने एक वेसल ली है 2 लीटर की। ठीक है, 2 लीटर की वेसल ली है, उसमें Na और Nb मोल्स डाले हैं ऑफ गैसेस A and B रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:3। फिर एक वॉल्यूम है 3 लीटर, एक वेसल ली है 3 लीटर की, उसमें भी A और B गैसेस डाली हैं, लेकिन अब रेशियो चेंज कर दिया है, तो मैंने Na- और Nb- ले लिया है यहाँ पे रेशियो 3:5। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर जो यहाँ था वही टेम्परेचर प्रेशर यहाँ है। अब क्या कहता है कि आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्सिंग पे जो वॉल्यूम आपको दे रखी है कि वॉल्यूम है 5 लीटर, मिक्स कर दिया मतलब ये सब मोल्स ऐड हो गए, तो Na भी होगा इसमें, Nb भी होगा, Na- भी होगा, Nb- भी होगा, तो टोटल मोल्स विल बी Na प्लस Nb प्लस Na- प्लस Nb। आपको कहा है कि मिक्सिंग करने पे भी टेम्परेचर और प्रेशर सेम है और आपसे मीन मोलर मास पूछा है। मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल। तो ये जो हमारा फाइनल मिक्सचर बना इसका टोटल मास कितना होगा, मोल्स ऑफ A का मास प्लस मोल्स ऑफ B का मास। मोल्स मास कैसे निकलता है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, Na- का मास, Nb- का मास। तो ये टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, मुझे मोलर मास निकालना है। मोलर मास होता है 1 मोल,
देखो इतने मोल्स का मास इतना है, तो 1 मोल का मास कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब ये वैल्यू निकालनी। फिर मैंने क्या किया, Ma कॉमन ले लिया, थोड़ा सा सॉल्व किया। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि दोनों साइड पे प्रेशर सेम है, तो मैं यहाँ पे केस 1 बना लेता हूँ, इसको केस 2 बना लेता हूँ, और मैं दोनों केसेस पे गैस इक्वेशन लगाता हूँ। ठीक है, जब मैंने इन दोनों गैस इक्वेशन लगाई, वहां से मुझे Na और Nb का रेशियो मिला एक। सिमिलरली मैंने Na डैश और Nb डैश का एक रेशियो लिया, और मैंने सब कुछ Nb is 16/25 टाइम्स Nb डैश, इस तरह से रेशियोज निकाल लिए। फाइनली मैंने बस यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स थी Na Nb, उन सबको Nb डैश में कन्वर्ट किया धीरे धीरे, और फाइनल सॉल्विंग पे मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं है, बस मैथ्स है नॉर्मल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला है अपना 11th क्वेश्चन, इसको रब कर देते हैं जो अभी तक हमने किया। ठीक है, 11th क्वेश्चन करते हैं। At constant volume and temperature conditions, the rate of diffusion dA and dB of the two gases having densities rho A and rho B are respectively. ये तो हमने ग्राम्स लॉ में डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, ग्राम्स लॉ क्या कहता है कि भी रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर दो गैसेस हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ B, दिस इज होल अंडर द रूट डेंसिटी ऑफ B अपॉन डेंसिटी ऑफ A। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A is rate of diffusion of B multiplied by density of B upon density of A whole raised to power 1/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा, मतलब D पार्ट, diffusion of A is diffusion of B and density of B upon density of A। ठीक है, तो ये आपका 11th क्वेश्चन का D आंसर आ जाएगा, नॉर्मल है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। 12th क्वेश्चन फिर से एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, फॉर 1 मोल ऑफ वैन डर वाल गैस हैविंग E is equal to 0 and the value of वैन डर वाल्स कांस्टेंट A। ठीक है, तो देखो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो कहीं ना कहीं आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, फॉर 1 मोल ऑफ अ वैन डर वाल गैस हैविंग P। पहले वैन डर वाल गैस इक्वेशन देखते हैं हमारे पास क्या होगी। वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या होती है, P प्लस A n स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस NB, दिस इज nRT। पहली बात तो मोल ही 1 दे रखे हैं, तो n की वैल्यू 1 हो गई। ऊपर से आपको दे रखा है B 0 है, B भी 0 पुट करना है, तो मैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करता हूँ और इस चीज को सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा। तो ये बन जाएगा A बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस 0, दिस इज RT। तो ये बनेगा PV प्लस A बाई V, दिस इज RT। तो ये इक्वेशन थोड़ी सी सॉल्व होके आ गई है। अब मैंने ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन PV एंड 1 बाई V। तो PV इज मेरा y एक्सिस, PV इज मेरा y एक्सिस एंड 1 बाई V इज मेरा x एक्सिस। तो ये मेरा हो गया, देखो मुझे y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में इसको लेके जाना चाहिए। तो y मैंने रखना है PV को, तो मैंने PV को एक साइड पे रख दिया, x के साथ मेरा 1 बाई V, तो मतलब A इंटू 1 बाई V माइनस A बाई 1 बाई V प्लस R, ये बन जाएगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिखूं, तो देखो अब यहाँ पे ये तो मेरा y है, 1 बाई V मेरा x है, इसके साथ वाली टर्म मेरी स्लोप होगी, मतलब माइनस A इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप कितनी आ गई, माइनस A, और इंटरसेप्ट कितना आ गया, 8। इंटरसेप्ट विल बी 8। और ध्यान से देखो तो ये सही भी है, नेगेटिव स्लोप वाला एक लाइन दे रखी है आपको। अब यहाँ से अगर मैं स्लोप निकालूं, स्लोप कैसे निकालते हैं, मैं इसको ग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करके अपने स्क्रीन पे लेके चलते हैं। चलिए, ये आ गया अपना ग्राफ, थोड़ा सा इसको सही करके हम नीचे लेके चलते हैं। देखो ठीक है, तो ये ग्राफ आपको दिया हुआ था। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से स्लोप निकालूं, तो यहाँ पे मेरे पॉइंट्स हैं, y2 कितना है, x2, y2 कह लो, या x1, y1 कह लो, और यहाँ पे मेरे पॉइंट्स हैं x2 एंड y2, where x1 is
x1 कितना है 2 एंड y1 इज 21.6 यहाँ पे y एक्सिस पे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो x2 इज 3 एंड y2 दिस इज 20.1। तो अगर मेरे को ग्राफ से कभी भी स्लोप निकालनी होती है तो वो स्लोप किसके बराबर आती है, किसके बराबर आती है, बिल्कुल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। y2 इज 20.1 माइनस 3 अपॉन x2, तो नेट गलत वैल्यूज पुट हो गई है। y2 है हमारा 20.1 माइनस 21.6 अपॉन x2 है हमारा 3 माइनस 2। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी माइनस 1.6 और स्लोप मेरी वैसे कितनी आ रही थी, माइनस ए के बराबर आ रही थी, तो मतलब माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 1.6। तो यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो ए आ जाएगा मेरा 1.6 के बराबर। तो सॉल्व कर लिया है, मैच कर लेते हैं। 1.5 सी पार्ट आपका मैच हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। 1.6 इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5। ठीक है, तो यहाँ से सी आंसर आपका निकल आएगा। गुड आउट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपना। अगला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 13। As the temperature is raised from 20 degree to 40 degree, the average kinetic energy of neon atoms changes by a factor। ठीक है, नियॉन की गैस सेम रखिए, 20 डिग्री से 40 डिग्री आपने कर दिया। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछा है, कैसे चेंज करेगी। देखो काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 RT, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर का राइज किया है फ्रॉम 20 डिग्री टू 40 डिग्री। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दिस इज फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कितना है, 40 नहीं पुट कर सकते। 40 क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में है। तो 40 प्लस 273 डिवाइडेड बाय इनिशियल टेम्परेचर 20 प्लस 273, तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करने पे 273 प्लस 40 313 डिवाइडेड बाय 293। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 313/293 ए पार्ट। ठीक है, 14th क्वेश्चन, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जो लिक्विफाई नहीं की जा सकती। आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ये चीज हमें पता है। आइडियल गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। अगर आपने कोई ऐसी गैस ली जो लिक्विफाई कर सकती है आसानी से, तो वो आइडियल गैस से डेविएट कर रही है। जितना आसानी से आप उसको लिक्विफाई कर पाओगे उतनी ज्यादा डेविएशंस उस गैस में होंगी। ये चीज क्लियर है। More easily a gas is liquefiable. More easily a gas is liquefied. Hence more deviations. More deviations. जितनी ज्यादा आप उसको जल्दी लिक्विफाई कर सकते हो उतना ही ज्यादा वो डेविएट कर रही थी। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको इजीली लिक्विफाई कर सकते हो, इजीली लिक्विफाई कर सकते हो मतलब उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं, हाई। और हमने तो काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स में पढ़ा है कि आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी होती हैं, लो होती हैं या होती ही नहीं, नेग्लिजिबल। तो अगर आप उसको इजीली लिक्विफाई कर पा रहे हो उसका मतलब यही है कि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई हैं मतलब वो तो पोस्टुलेट को वायलेट कर रही है, मतलब वो क्या कर रही है, डेविएट कर रही है फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। तो आपने सिंपल से ये चेक करना था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसमें सबसे ज्यादा है। जिसमें सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो गैस सबसे ज्यादा डेविएट करेगी। अब ऑप्शंस हैं आपके पास नाइट्रोजन, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन, मुझे ये चेक करना है कि इनमें से किसमें सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वो मेरा आंसर हो जाएगा मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। देखो ये तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो वैन डर वाल फोर्सेस होंगी। अगेन वैन डर वाल फोर्सेस, अमोनिया पोलर मॉलिक्यूल, ऊपर से इसमें कैसी फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो डाइपोल डाइपोल कह लो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह लो, ये अगेन नॉन पोलर तो वेट बॉन्ड। तो आपको सिंपल सा ऑप्शन साफ दिख रहा है, अमोनिया इज द आंसर। क्यों? क्योंकि अमोनिया इज अ पोलर स्पीशी, पोलर में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगे और इसमें एक स्पेशल बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू वेट बॉन्ड फोर्सेस। तो अमोनिया विल डेविएट मैक्सिमम विदाउट। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। उसके बाद 15th क्वेश्चन, इक्वल मासेस ऑफ H2O2 and methane are taken in a container having a volume V at temperature 27 degree in identical conditions. The ratio of volume of gases would be। ठीक है, तो कंटेनर आपने वॉल्यूम ले लिया था V और आपसे पूछा है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। देखो कैसे करते हैं इसको। आपने क्या किया है, इक्वल मासेस दिए हैं H2O2 एंड मीथेन की। पहला तो जो चीज गिवन है वो लिखते हैं, चलो आसान हो जाता है सॉल्व करना। तो इक्वल मासेस H2O2 एंड मीथेन। ठीक है, उसके बाद कहता है टेकन इन अ कंटेनर V एट 27 डिग्री। तो वॉल्यूम आपको V लीटर दे रखा है, 27 डिग्री टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ दीज गैसेस have been taken in a container of volume V at in identical conditions। ठीक है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम पूछा है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर मोल्स। तो देखो वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है सबके लिए। ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT अगर मैं देखता हूँ, PV इज इक्वल टू nRT अगर हम देखें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, एवोगैड्रोस लॉ। टेम्परेचर सेम दे रखा है आपको, ठीक है, और टेम्परेचर सेम दे रखा है, तो आपको रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स पूछा है, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर मोल्स। एवोगैड्रोस लॉ हमें पता है, वॉल्यूम का जो रेशियो है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। मैं यहाँ पे ये अप्लाई करने वाला हूँ। तो अब देखो, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रेशियो, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रेशियो, वॉल्यूम ऑफ मीथेन, दिस विल बी इक्वल टू देयर मोल रेशियो, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रेशियो मीथेन। अब मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास सबका मैं W ले लेता हूँ, मॉलिक्यूलर मास पुट कर देता हूँ। यहाँ पे रेशियो आएगा बीच में, W/2 रेशियो W/32 रेशियो W/16। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 16:1:2, 16:1:2, दैट विल बी योर आंसर C। ठीक है, 16th क्वेश्चन, इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर hydrogen and oxygen gases are placed in a container with a pinhole through which both can escape. What fraction of oxygen escape in the same interval of time in the time required for 1/2 of the hydrogen to escape? ठीक है, देखो आधी हाइड्रोजन एस्केप कर चुकी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई हाफ ऑफ हाइड्रोजन हैज एस्केप्ड। आधी हाइड्रोजन एस्केप कर चुकी है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एस्केप? अब ऑक्सीजन, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना एस्केप करेगा? ठीक है, ये आपसे पूछा है फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी एस्केप्ड इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। जितना टाइम इसको लगा उतने टाइम में। ठीक है, इक्वल मोल्स हमने इनिशियली लिए हुए थे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के, और दोनों को विच कैन पास, बोथ कैन पास एंड एस्केप। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसे, देखो इसके अंदर हमने क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इनिशियली इक्वल मोल्स दे रखे हैं, तो लेट इसके भी मोल्स इनिशियली 1 थे, इसके भी मोल्स 1 थे। ठीक है, अब दोनों के मोल्स 1 थे। रेट ऑफ diffusion of hydrogen upon rate of diffusion of oxygen, this is equal to molecular mass of oxygen upon molecular mass of hydrogen। ठीक है, तो यहाँ से rate of diffusion क्या होता है, volume upon time taken, तो volume of hydrogen diffused upon time taken। अब similarly volume of oxygen diffused upon time taken, time मैंने सेम लिया होगा, this is 32/2, तो ये 16 आएगा और 16 का √4 हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इफ्यूज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इफ्यूज्ड, दिस इज 4। और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इफ्यूज्ड कितना दे रखा है आपको, हाफ ऑफ हाइड्रोजन गैस एस्केप्ड। अगर इनिशियली 1 लिया तो कितना एस्केप कर गया, 0.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इफ्यूज्ड, दिस इज 4। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ
कि जो मेरा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज्ड या इफ्यूज्ड कह लो, दिस इज 0.5/4, ठीक है, इतना बाहर चला गया। तो फ्रैक्शन ऑफ गैस इफ्यूज्ड हमें निकालना था, फ्रैक्शन ऑफ O2 डिफ्यूज्ड। फ्रैक्शन कैसे निकलेगी? वॉल्यूम डिफ्यूज्ड अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, फ्रैक्शन ऐसे निकलेगी। कितना डिफ्यूज कर गया? 0.5/4, और इनिशियली 1 हमने लिया हुआ था, 1 मोल या 1 लीटर कह लो, ठीक है। यहाँ पे 1 मोल की जगह इनिशियली 1 लीटर कह लो कि इनिशियली 1 लीटर था, ठीक है, या ये कह लो मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो मैंने वहां से कर दिया इस चीज को, तो इसको सॉल्व करना है, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज 5/40, 1/8 विदाउट, ठीक है, तो 1/8 ये पार्ट आपका आंसर होगा। उसके बाद 17th क्वेश्चन से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसी कोर्स का सेकंड लेक्चर आपको देखना है 17th ऑनवर्ड क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए।